हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए लास्ट वीडियोस तक मैंने आपको जो है इस लेसन का प्री पोस्ट वाला हिस्सा कंप्लीट कराया, जो कि पीछे के क्वेश्चंस थे इसके 6 से लेके लास्ट तक क्वेश्चन। तो उसमें से मैंने काफ़ी रैंडम क्वेश्चंस आपको बताया, उनके सिमिलर क्वेश्चंस आपको होमवर्क में भी दिए हैं। तो आई होप आपने वो क्वेश्चन कंप्लीट किए हों, और अगर नहीं किए होंगे और कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो उसका आंसर भी मैं आपको भेज दूंगा। और एक आध क्वेश्चन मैंने छोड़ा है कि जब भी कभी रिवीजन करेंगे या जब कभी वापस अपन क्लास ले पाएंगे तो एक आध क्वेश्चन मैं आपको तब और उसमें सॉल्व करके बता दूंगा। अभी मैं आपको इसमें क्वेश्चन जो है स्टार्टिंग के क्वेश्चन 1 से लेकर जो स्टार्ट के क्वेश्चन है आपके 5 तक वो करवा रहा हूँ। और ये क्वेश्चन जो है बिजनेस को, जैसे इस लेसन का नाम है एक्विजिशन ऑफ बिजनेस, यानी कि व्यापार को क्रय करना। तो जब कोई कंपनी किसी दूसरे बिजनेस को, जैसे एकल व्यापार है या आपका जो है फर्म है, उसको परचेज करती है तो किस तरीके से वो सारी चीज़ों को मेंटेन करती है, रिकॉर्ड करती है, तो वो यहाँ पे आपको बताया जाता है। मोस्टली इसके अंदर जो है कंपनी किसी और बिज़नेस को परचेज करती है, वो या तो सिंगल बिज़नेस होता है या फर्म होता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि जो फर्म होती है वो खुद ही अपना बिज़नेस आगे कंपनी के अंदर प्रमोट करना चाहती है, उसको आगे बढ़ाना चाहती है, तो वो भी इस तरीके का जो है वो सारा अकाउंटिंग सिस्टम प्रोसेस करती है। और उसको जो पुरानी फर्म है वो एज अ वेंडर डील करेगी, और नई जो कंपनी बन रही है वो किस तरह से अकाउंटिंग करती है वो इसमें एक्विजिशन के अंदर आपको बताया गया है। और फर्स्ट ईयर में ये टॉपिक आपने पढ़ा है, लेकिन थोड़ा बहुत ही शॉर्ट में था। ये आपके पार्टनरशिप का जो डिसोल्यूशन वाला लेसन था उसका रिलेटेड एस्पेक्ट वाला, मतलब डिसोल्यूशन पार्ट सेकंड, उसमें लास्ट के कुछ क्वेश्चंस थे जिसमें फर्म अपना बिजनेस जो है वो किसी कंपनी को बेचती है, तो वहाँ पर ये चीज़ें जो है वो आपको बताई गई थी। तो मे भी कुछ कुछ आपको याद होगा, क्योंकि वहाँ ज़्यादा क्वेश्चंस थे नहीं, और कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ एंट्रीज और जो है आपको ट्रीटमेंट भी कम पूछा गया था, तो इसलिए थोड़ा कम ही उसमें याद है। लेकिन कुछ वर्ड्स, कुछ एंट्रीज आपको देखकर आपको थोड़ा थोड़ा दिमाग में आ जाएगा। जैसे सबसे पहला वर्ड इसके अंदर होता है, जब अगर आप किसी बिजनेस को परचेज करते हैं तो फर्स्ट पॉइंट होता है आपके परचेज कंसिडरेशन। यानी कि आप अगर किसी बिजनेस को परचेज कर रहे हो तो ऑब्वियस है कि उसके बदले आपको कुछ कंसिडरेशन यानी कि प्रतिफल देना पड़ेगा। कि जैसे मान लीजिए कि एक्स लिमिटेड ने एक बिजनेस को खरीदा और उसके परचेज करने के लिए उसको 50 लाख रुपए देने पड़े, तो ये परचेज कंसिडरेशन जो है वो कहलाता है। तो मतलब कि किसी भी व्यापार को क्रय करने के बदले में जो प्रतिफल चुकाया जाता है वो परचेज कंसिडरेशन कहलाता है। कि व्हेन वी एक्वायर्ड एनी बिजनेस वी हैव टू पे सम कंसिडरेशन, इट इज़ कॉल्ड परचेज कंसिडरेशन। और अगर आप लोगों को ये थ्योरी जो है मैं भी समझा भी देता हूँ, और अगर आप लोग नोट करना चाहें तो वो भी मैं आपको जो है वो एक बार भेज दूंगा हिंदी और इंग्लिश में। तो आप चाहें तो उसको कॉपी के अंदर भी जो है वो पूरा परचेज कंसिडरेशन की जो मेथड है इसकी डिटेलिंग आपको जो है वो मिल जाएगी। बिकॉज थ्योरी में पूरा बोर्ड पे लिख नहीं सकता कि सारे मेथड्स के जो है 4-4 लाइन हिंदी में इंग्लिश में लिखना वो पॉसिबल नहीं होता। तो वो मैं आपको जो है वो कॉपी की फ़ोटो खींच कर और आपको भेज दूंगा। तो आप चाहें तो इसमें पूरे थ्योरी के सारे मेथड जो हैं ये भी आप नोट कर सकते हैं। बाई चांस अगर 7 नंबर में क्वेश्चन आए कि परचेज कंसिडरेशन क्या है और इसके लिए कौन कौन से मेथड यूज़ में होते हैं, तो वो आपका एक अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा। बिकॉज कॉर्पोरेट के अंदर थ्योरी जो है पैरेलली इंपॉर्टेंट है, आपके प्रैक्टिकल की तरह ही इंपॉर्टेंट रहती है। तो इसलिए इसके अंदर थ्योरी भी अच्छे से पढ़ते रहे साथ में। और अभी जो कोरोना की वजह से जो एग्जामिनेशन पैटर्न जो है वो भी थोड़ा चेंज हुआ है। जैसे अभी फाइनल ईयर के एग्जाम हो रहे हैं जिसमें उनके सिर्फ 2 मार्क्स और 7 मार्क के क्वेश्चन ही आए, तो उसके अंदर थ्योरी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए थ्योरी भी आपको अच्छे से स्ट्रॉन्ग करके रखनी पड़ेगी। तो इसके अंदर पहला मेथड होता है एक मुश्त भुगतान, जिसको कहते हैं इंग्लिश में लम्प सम मेथड। तो इसमें क्या होता है, लम्प सम मेथड के अंदर की जो परचेज कंसिडरेशन जो बनता है उसके अंदर किसी भी तरह की कैलकुलेशन नहीं करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप लोग थोड़ा न्यूज़ से अपडेट रहते हैं तो अभी मुकेश अंबानी ने, उसकी जो कंपनी है रिलायंस कंपनी, उन्होंने बिग बाज़ार की पूरी चेन को परचेज कर लिया। तो उस बिग बाज़ार की पूरी चेन को परचेज कर लिया तो वो जाकर एक एक बिग बाज़ार की एसेट्स, उसका गुड्स वुड्स इतना कुछ भी चेक नहीं करते हैं। वो एक लम सम अमाउंट बता देते हैं कि भाई आपके बिजनेस के अंदर टोटल इन्वेस्टमेंट, उन्होंने बैलेंस शीट बना रखी होगी, तो उनकी बैलेंस शीट में मान लीजिए कि 4,500 करोड़ रुपए का उनका पूरा बिजनेस होगा, एसेट्स और सारा गुड्स मिलाकर। तो वो एक लमसम अमाउंट उनको बोल देगा कि भाई आपके 4,500 करोड़ है, हम आपको 5,000 करोड़ रुपए यानी कि 500 करोड़ रुपए आपको एक्स्ट्रा दे रहे हैं। और वो 500 करोड़ बेसिकली होती है गुडविल, यानी कि आप जितने में परचेज कर रहे हो उसमें जितनी एसेट्स मिल रही है, अगर आप उससे ज़्यादा पे कर रहे हो तो वो ज़्यादा वाला अमाउंट आपका क्या कहलाता है, परचेज कंसिडरेशन का डिफरेंस, सॉरी गुडविल कहलाएगी वो। और इसका फॉर्मूला भी जैसे बनता है कि गुडविल इक्वल्स टू होता है परचेज कंसिडरेशन माइनस नेट एसेट्स। यानी कि अगर आपने जो एसेट्स परचेज की है उससे ज़्यादा अगर पेमेंट देना पड़ेगा तो वो आपका क्या कहलाएगा, गुडविल। तो ये लमसम मेथड होता है कि जिसके अंदर आप कोई कैलकुलेशन नहीं करते हैं, कोई हिसाब किताब नहीं करते, एक अमाउंट बता देते हैं कि भाई इतने में हम आपके बिजनेस को खरीदेंगे
और वो जो आप बिजनेस को परचेज कर रहे हो उसके बदले आप पेमेंट जो करते हो वो कैसे भी कर सकते हो, चाहे तो आप कैश पेमेंट करो, चाहे अपने शेयर्स में पेमेंट करो, चाहे डिवेंचर्स में पेमेंट करो, बस आपको उसका पेमेंट जो है वो करना है। तो और ये जो परचेज कंसिडरेशन का मेथड है ये आपकी कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं चाहता, नहीं मांगता, तो इसलिए क्वेश्चन में भी परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट इस मेथड के अंदर पहले से दिया हुआ होगा। दैट मीन्स कि जिस क्वेश्चन में ये लिखा हो कि आपका परचेज कंसिडरेशन 5 लाख रुपए हुआ, तो दैट मीन्स कि वो लमसम मेथड है जिसके अंदर आपको पहले से ही बता दिया है कि आपका परचेज कंसिडरेशन कितना बना। फिर सेकंड है इसके अंदर टोटल पेमेंट मेथड, कुल योग विधि या योग विधि कह सकते हैं। इसमें ये रहता है कि जैसे कंपनी ने जो फर्म है उसको परचेज कंसिडरेशन के बदले में क्या क्या दिया, जैसे मान लीजिए कि कैश दी है, शेयर्स दिए हैं, डिवेंचर्स दिए हैं, तो वो सब जो दिए हैं वो क्लियरली लिखे, उसकी हम टोटल लगा दें और उसकी टोटल जो होगी वो परचेज कंसिडरेशन कहलाएगी। लेकिन इसमें एक चीज़ से अवेयर रहना हमको कि ऐसा ना हो कि वो एक चीज़ जो उसने बोली है कि भाई एक चीज़ बाकी कुछ रख दी हो, तो ये मेथड काम नहीं आएगा। जैसे कि मान लीजिए कि वो कहे कि आपने 1 लाख शेयर दिए, 1 लाख के डिवेंचर्स दिए और बाकी अमाउंट जो है वो आप कैश में दोगे, तो दैट मीन्स कि हमको नहीं पता कि बाकी अमाउंट कितना है, तो फिर ये टोटल मेथड जो है आपका इसमें नहीं लग पाएगा। अगर पूरा पता हो कि भाई 1 लाख आपने कैश दिए, 1 लाख के शेयर्स दिए, 1 लाख के डिवेंचर दिए, तो वो एक एक करके जो 3 लाख रुपए टोटल हुए हैं, तो वो 3 लाख रुपए की जोड़ जो होगी वो आपकी क्या कहलाएगी, परचेज कंसिडरेशन। और तीसरा मेथड है नेट एसेट्स मेथड। जब अगर हमारे पास दोनों चीज़ों की पॉसिबिलिटी ना हो क्वेश्चन के अंदर, कि ना तो हमको ये पता हो कि परचेज कंसिडरेशन टोटल कितना है, डायरेक्ट क्वेश्चन में दिया नहीं हो, ना ये पता है कि हमने परचेज कंसिडरेशन में जो दिया है उन सबको मिलाकर टोटल कितनी होगी। क्वेश्चन में कई बार ऐसा होता है कि लिख देते हैं कि 2 लाख रुपए के शेयर दिए और बाकी अमाउंट कैश में देंगे, तो बाकी अमाउंट निकालना हमारे लिए ऐसे पॉसिबल नहीं होता। तो फिर उस कंडीशन में हम ये लास्ट थर्ड मेथड यूज़ करते हैं जिसका नाम है नेट एसेट्स मेथड। नेट एसेट्स इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर जो एसेट्स हमने ली है और जो लाइबिलिटी हमने ली है बिजनेस की, उन दोनों का हम क्या करते हैं, डिफरेंस करते हैं कि एसेट्स में से लाइबिलिटीज़ को डिडक्ट कर देंगे और जो डिफरेंस आएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, नेट एसेट्स। लेकिन यहाँ पे कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है कि जब आप एसेट्स लोगे तो एसेट्स के अंदर जो फिक्टिशियस एसेट्स होती है, कृत्रिम संपत्तियाँ, एक तो इंटेंजिबल एसेट्स अलग होती है, अदृश्य संपत्ति जैसे गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ये तो सब हम लेते हैं। लेकिन फिक्टिशियस एसेट्स यानी अदृश्य संपत्ति होती है जैसे कि डिस्काउंट, अंडरराइटिंग कमीशन, शेयर इशू एक्सपेंस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, तो ये सब हम नहीं लेते हैं बिकॉज इनकी कोई वैल्यू नहीं होती, ये एसेट साइड में रहते हैं, लेकिन बेसिकली ये बिजनेस के एक्सपेंसेस और लॉसेज होते हैं जिसको हम नहीं लेंगे। तो ये ध्यान रखना है। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि एसेट जब आप लोगे तो एसेट्स की प्रेजेंट वैल्यू अगर हमारे पास हो कि भाई ये नई वैल्यू है तो हम वो वैल्यू लेंगे, और अगर वो वैल्यू हमारे पास अवेलेबल नहीं हो तो जो बैलेंस शीट में जो वैल्यू लिखी हुई है जिसको हम कहते हैं बुक वैल्यू, तो उसको हम जो है वो यूज़ में लेंगे। इसी तरीके से जब आप लायबिलिटी लोगे तो लायबिलिटी में भी आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि लायबिलिटी लेते समय जो लायबिलिटी है वो केवल आउटसाइड लायबिलिटी होनी चाहिए, इंटरनल नहीं। जैसे कंपनी की बैलेंस शीट के अंदर हम बात करें तो वहाँ पर टोटल मिला के लायबिलिटी के 3 पार्ट होते हैं। एक तो होता है शेयर होल्डर फंड, दूसरा होता है नॉन करंट लायबिलिटी और तीसरी होती है करंट लायबिलिटी। तो जो इसके अंदर शेयर होल्डर फंड है, शेयर होल्डर्स की कैपिटल, उनके रिजर्व्स, वो तो इंटरनल लायबिलिटी होती है, मतलब क्योंकि वो कंपनी के ओनर है। लेकिन जो नॉन करंट और करंट लायबिलिटी है वो लायबिलिटी आपके एक्सटर्नल लायबिलिटी कहलाती है, और वो एक्सटर्नल लायबिलिटी अपन को लेनी है। और उसमें भी वही ध्यान रखना है कि अगर उनकी प्रेजेंट वैल्यू हो तो प्रेजेंट वैल्यू पे लेंगे, और अगर प्रेजेंट वैल्यू ना हो तो फिर उसको भी अपन कौन सी वैल्यू पे लेंगे, बुक वैल्यू पर। तो ये चीज़ें आपको एसेट्स लायबिलिटी लेते समय ध्यान रखना है। और जब आप नेट एसेट निकाल लो और आपने परचेज कंसिडरेशन अगर और कोई भी मेथड से निकाली हो, लमसम या टोटल से, तो भी आपको नेट एसेट्स तो हमेशा क्वेश्चन के अंदर निकालनी ही पड़ेगी। तो नेट एसेट जब आप निकाल लो तो या तो नेट एसेट्स ही पीसी हो जाएगी जब तो आपको कोई ना फायदा हुआ ना नुकसान। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि परचेज कंसिडरेशन तो आपको दिया रहता है फर्स्ट या सेकंड मेथड से, और आप नेट एसेट्स खुद निकालते हो, तो उस कंडीशन में हमको कुछ ना कुछ फ़ायदा या नुकसान जरूर होता है। तो तब अपन ये फॉर्मूला लगाते हैं कि अगर परचेज कंसिडरेशन ज़्यादा दिया है, एसेट्स कम मिली, तो हमको होगा लॉस, तो वो कहलाएगा गुडविल। गुडविल ये इसलिए होता है क्योंकि जो पुराना व्यक्ति जो अपना बिजनेस बेच रहा है उसको जो बिजनेस की रेपुटेशन होती है इतने टाइम तक, जैसे मैंने बिग बाज़ार का एग्जांपल दिखाया आपको कि भाई बिग बाज़ार के अंदर आपने जो है बिज़नेस इतना लंबा चौड़ा, इतने सारे उसके कस्टमर्स है, तो जब वो बिज़नेस को बेचेगा तो खाली अपनी एसेट्स का पैसा नहीं लेगा बल्कि अपने नाम का भी पैसा लेगा। तो वो 4500 करोड़ रुपीज़ की जगह वो 5000 करोड़ ले रहा है, यानी कि 500 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा जो ले रहा है वो उसकी क्या कहलाएगी, गुडविल कहलाएगी, जो खरीदने वाले के लिए नुकसान होता है और बेचने वाले के लिए वो होता है फ़ायदा। और काफ़ी लोगों को
टिल नाउ अगर अभी भी ये कन्फ्यूज़न है कि गुडविल जो है वो बिज़नेस के लिए रेपुटेशन है, फ़ायदा है, वो नहीं है। बैलेंस शीट में जो गुडविल होती है वो बिज़नेस के लिए हमेशा एक लॉस होता है। गुडविल भी दो तरह की होती है, एक तो सेल्फ जनरेटेड होती है और एक होती है परचेज्ड। तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल तो वो होती है कि आप अच्छा काम करते हो, आपका नाम बन जाता है, उससे आपको फ़ायदा होता है, लेकिन आप उसके लिए पे नहीं करते हो। तो जब आप उसके लिए पे ही नहीं करोगे तो उसके लिए कोई भी एंट्री या रिकॉर्ड होने का कोई सवाल नहीं। और दूसरी गुडविल होती है परचेज्ड, कि आप किसी चीज़ को खरीदते हो तो वो जितनी की है उससे ज़्यादा अगर पैसा देते हो तो वो परचेज गुडविल कहलाती है। और ये गुडविल आपके लिए एक तरह का क्या होता है, लॉस होता है। और बैलेंस शीट में अगर ये पड़ी है तो इस गुडविल को हम यथाशीघ्र अपने कैपिटल प्रॉफिट से रिटर्न ऑफ करने की कोशिश करते हैं। और अगर कैपिटल प्रॉफिट ना हो तो आपका रेवेन्यू प्रॉफिट जैसे P&L ATC से भी गुडविल को राइट ऑफ किया जाता है। उसके बाद उल्टा भी हो सकता है कि वो व्यक्ति मजबूरी में, जैसे मान लो बिग बाजार बिका इसीलिए क्योंकि लॉकडाउन की वजह से में भी उनकी सेल नहीं हुई और पड़े हुए प्रीमिसेस के स्टाफ के पेमेंट करते करते उनको जो है वो हजारों करोड़ रुपए का लॉस हुआ और इसी कारण से मजबूरी में उसको अपना बिजनेस बेचना पड़ा। तो ऐसा भी हो सकता है कि उसकी बिजनेस जो है वो 6,000 करोड़ रुपए की थी, लेकिन क्योंकि वो नहीं जो है उसको चला पा रहा है और उसका बर्डन बढ़ता जा रहा है तो उसने 6,000 की जो प्रॉपर्टीज़ है सारी उसको 5,000 करोड़ में बेच दिया। तो रिलायंस को उससे 1,000 करोड़ का क्या हो गया, फ़ायदा भी हो सकता है। तो उसमें उल्टा हो जाएगा कि आपको एसेट्स तो मिली है 6,000 की, आपने दिया है 5,000 करोड़, तो यानी कि बाकी का जो डिफरेंस है 1,000 करोड़ वो कंपनी, परचेजिंग कंपनी के लिए क्या बन जाएगा, फ़ायदा। अब ये सारा वर्किंग नोट करने के बाद अपने को इस लेसन के अंदर परचेजिंग कंपनी की बुक में कुछ एंट्रीज़ करनी पड़ेगी और बहुत ही लिमिटेड और सेलेक्टेड एंट्रीज़ है, बहुत सारी एंट्रीज़ आपकी है नहीं। जैसे पहली एंट्री होती है परचेजर की बुक में बिजनेस को परचेज करने की, ये एंट्री में भी आपको थोड़ी याद हो, इसकी एंट्री होती है बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू वेंडर। मतलब आपने बिजनेस को, जैसे मान लो आप मशीन खरीदते हैं तो उसकी एंट्री क्या करते हो, मशीन टू वेंडर, पर यहाँ आप एक पूरा बिजनेस खरीद रहे हो इसलिए इसकी एंट्री होगी बिजनेस परचेज टू वेंडर। सेकंड, एसेट लायबिलिटी अगर आप लेते हो तो जो एसेट्स आपने ली है उसको डेबिट करो, और अगर आपके जो कैलकुलेशन में गुडविल आई है इफ एनी तो उसको डेबिट करो, और जो लायबिलिटी लिया है उसको क्रेडिट करो। लायबिलिटी में अगर आपके साथ में अगर कोई एसेट्स है, जैसे डेटर है, उस पर कोई प्रोविजन बना है तो ध्यान रखिएगा कि डेटर या कोई भी एसेट्स में प्रोविजन को माइनस करके नहीं लिखना है एसेट्स में, बल्कि एसेट्स में डेटर को पूरा लिखो और उसका प्रोविजन जो है वो लायबिलिटी के साथ आप क्या करो, क्रेडिट। और अगर कैपिटल रिजर्व आ रहा है गुडविल की जगह तो वो आपकी कौन सी साइड जाएगा, क्रेडिट, क्योंकि गुडविल एसेट्स है, एसेट्स का बैलेंस डेबिट होता है और लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है, तो वो क्रेडिट साइड में चली जाएगी। और लास्ट में ये जो फर्स्ट बिजनेस परचेज की एंट्री थी वो उसको वापस यहाँ क्रेडिट करेंगे, तो दोनों साइड की टोटल आपकी क्या हो जाएगी, बराबर। अभी इसके बाद इसकी 2-4 एंट्रीज और है, तो वो एंट्री मैं एक बार बोर्ड पे नोट करता हूँ और आगे इसको फिर कंटिन्यू करता हूँ। तो देखिए 2 एंट्री जो है मैंने इससे पहले बोर्ड पे लिखी हुई थी, एक तो आपकी पीसी ड्यू होने की और एक आपका एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ लेने की। तो एसेट्स एंड लायबिलिटी लेने के बाद आप जो है वो परचेज कंसिडरेशन का पेमेंट करेंगे, तो पेमेंट कितना करेंगे वो परचेज कंसिडरेशन से डिसाइड होगा, और पेमेंट की एंट्री में ये पता चलेगा कि भाई आप उसके बदले में क्या दे रहे हैं। परचेज कंसिडरेशन चाहे कोई भी मेथड से आप जो है वो मैनेज करें, कैसे भी कैलकुलेट करें, जो मेथड मतलब कंपनी के लिए जो है सूटेबल होगा उस हिसाब से वो कैलकुलेशन करेगी। लेकिन पेमेंट करने के लिए उनके पास जो ऑप्शन होते हैं मैक्सिमम मोस्टली जो है वो 3 ही पार्ट होते हैं। एक तो शेयर्स दे सकती है कंपनी, या डिवेंचर्स दे सकती है, और या फिर वो है वो कैश में पेमेंट कर सकती है। तो उसी की मैंने यहाँ एंट्री लिखी है। जैसे आपका बेसिक रूल है कि भाई आप अगर विक्रेता को जो है वो शेयर्स दे रहे हो, डिवेंचर दे रहे हो, कैश दे रहे हो, तो ये सारी चीज़ें जो है वो जाने वाली वस्तु है, गोज आउट के हिसाब से ये सब तो क्रेडिट हो जाएगी। और वेंडर जो है जिस व्यक्ति को आप दे रहे हो वो आपका रिसीवर है, तो वो आपको एंट्री के अंदर जो है वो क्या करना है, डेबिट। तो यहाँ पर एंट्री बन जाएगी वेंडर अकाउंट डेबिट। अगर आप उसको शेयर दे रहे हो तो 2 इक्विटी शेयर कैपिटल प्रेफरेंस दे तो प्रेफरेंस भी हो सकता है, और उसके अलावा डिवेंचर। और अगर शेयर जो दे रहे हो या डिवेंचर दे रहे हो उस पर प्रीमियम है तो प्रीमियम हमारे लिए कैपिटल प्रॉफिट है तो वो क्रेडिट हो जाएगा। और अगर डिस्काउंट पे इशू कर रहे हो तो ये आपको बहुत बार बता दिया है कि शेयर जो है वो डिस्काउंट पे इशू होते नहीं है, सिर्फ डिवेंचर होते हैं। तो यहाँ डिवेंचर जो है डिस्काउंट पे इशू होंगे तो उसका डिस्काउंट जो है वो हमारे लिए कैपिटल लॉस है, इसलिए एंट्री के अंदर अपन उसको क्या करेंगे, डेबिट। और अगर आप कैश पेमेंट करते हैं तो टू बैंक, तो दैट मीन्स कि पेमेंट के अंदर आप जो चीज़ दे रहे हो, शेयर दे रहे हो, डिवेंचर दे रहे हो, बैंक दे रहे हो, तो क्रेडिट कर देंगे। और अगर उनके ऊपर शेयर डिवेंचर पे प्रीमियम है तो वो क्रेडिट होगा क्योंकि प्रॉफिट है, और डिस्काउंट होगा अगर डिवेंचर पे तो वो आपका लॉस है, तो वो क्या करना है, डेबिट। उसके बाद इंटरेस्ट टू वेंडर, तो ये टर्म आपके लिए नई नहीं है, बिकॉज आपने जो अभी प्री पोस्ट के क्वेश्चंस मैंने करवाए उसमें हमने इंटरेस्ट टू वेंडर काफ़ी बार पढ़ा है। प्लस हमने ये भी देखा कि इंटरेस्ट टू वेंडर जो होता है वो कैसे कैलकुलेट होता है।
कैसे उसका प्री पोस्ट और पीरियड जो है हम सब कुछ कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ तो सिर्फ ये बात है कि अगर आप इंटरेस्ट जो दे रहे हो 3 महीने का 4 महीने का, तो उसके लिए क्या एंट्री करेंगे, इंटरेस्ट टू वेंडर। तो इंटरेस्ट टू वेंडर या तो आप परचेज कंसिडरेशन के साथ अलग से कैश पेमेंट कर दो, और या फिर आप उसको जो है खाली अभी ड्यू करके छोड़ दो। अगर आप पेमेंट नहीं कर रहे हो तो अलग से फिर उसका पेमेंट चाहे तो पीसी के साथ जोड़ के कर सकते हो, और नहीं तो फिर बाद में उसका अलग पेमेंट भी किया जा सकता है। तो इंटरेस्ट हमारे लिए यानी कि परचेजिंग कंपनी के लिए एक एक्सपेंसेस है, इसलिए एंट्री के अंदर अपन उसको डेबिट करेंगे। और अगर आप उसको कैश पेमेंट कर रहे हो तो टू बैंक आएगा, और अगर आप उसको जो है अभी सिर्फ ड्यू करके छोड़ रहे हो तो इंटरेस्ट टू वेंडर में टू वेंडर करके आप छोड़ देंगे, यानी कि वेंडर हमारा जो क्रेडिटर है उसका बैलेंस आपका क्या होगा, एक्सटेंड हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद इंटरेस्ट जो दिया है वेंडर को, जैसा मैंने आपको बताया, वो हमारे लिए जो है एक एक्सपेंसेस है, और हम सारे एक्सपेंसेस जो है वो P&L में ट्रांसफर करते हैं। तो इस इंटरेस्ट को भी करेंगे तो इसकी एंट्री हो जाएगी P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट टू वेंडर। अभी इसके बाद कंपनी के फॉर्मेशन के, जिसको अपन जो है वो कहते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, फॉर्मेशन एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी, कंपनी के स्थापना व्यय। तो ये एंट्री हिंदी वाली बुक में दे नहीं रखी है, लेकिन ये कई बार क्वेश्चन में आ जाती है कि कंपनी की स्थापना पर इतने रुपए का व्यय हुआ, तो ये एंट्री जो है उसके लिए बनेगी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। अगर आप कैश पेमेंट कर रहे हो तो टू बैंक आ जाएगा, और अगर आप शेयर्स दे रहे हो तो टू शेयर कैपिटल उसके अंदर आ जाएगा। डिबेंचर तो मोस्टली इसके अंदर कंपनी की स्थापना के समय नहीं होता है, तो डिबेंचर का जो है इसमें नाम नहीं आता है। तो ये सारी एंट्रीज इसके अंदर होगी। और इसके अलावा इसके अंदर जो है कुछ क्वेश्चन जो आपके 1 से लेकर 5 तक है, उसमें कुछ और थोड़ी थोड़ी वैरायटी के क्वेश्चंस भी है, तो वो सारे क्वेश्चन जो है मैं आपको इसमें बताऊंगा। तो अभी इसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है वो आपको करके बताता हूँ। थैंक यू।